अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत के अंदर लोकतंत्र को लेकर क्या स्थिति है, प्रेस की आजादी को लेकर क्या स्थिति है। भारत बार बार शर्मसार हो रहा है। आपके स्क्रीन पर यह है संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज। कल पत्रकारों ने उनसे भारत के अंदर प्रेस की आजादी और लोकतंत्र की गिरती सेहत पर सवाल किया। रुचिका कंबोज ने बौखलाते हुए जवाब दिया कि दुनिया भारत को लोकतंत्र पर नसीहत ना दे। मैं रुचिका जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह जवाब देने से हकीकत पर आप पर्दा डाल सकते हैं? हकीकत से आप मुंह मोड़ सकते हैं? मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि प्रेस की आजादी और लोकतंत्र को लेकर क्या सेहत है। अगर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर रुचिका कंबोज ने दरअसल कहा क्या, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। रुचिका कंबोज कहती हैं, लोकतंत्र पर भारत को कोई नसीहत ना दे। भारत सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसकी जड़ें 2500 साल पुरानी हैं। हम हमेशा से एक लोकतंत्र रहे हैं। हमारे यहां लोकतंत्र के सभी 4 स्तंभ कायम हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और लोकतंत्र का चौथा खंबा प्रेस। भारत में एक बहुत सक्रिय सोशल मीडिया भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आगे रुचिका कंबोज क्या कहती हैं कि इस देश के अंदर सबको अपनी बात रखने की आजादी है, जो मर्जी चाहे जो कोई कह सकता है। मैं रुचिका कंबोज के सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। सिद्दीक कप्पन, इस पर आतंकवाद की धाराएं लगाई गई थी दोस्तों, मगर यह अब भी जेल में बंद है बेल मिलने के बाद। क्यों? क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने इस पर एक और केस कर दिया। यह है बेल मिलने को लेकर इस देश के अंदर हकीकत, यानी कि अदालत से आपको आतंकवाद की धाराओं में बेल मिल जाए, मगर फिर सरकार आपको अलग अलग मामलों में फंसा देती है और नतीजा आपके सामने है। यह ना भूलें, पिछले 2.5-3 सालों से भीमा कोरेगांव मामले में लोग जेल में बंद हैं। अनिल तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज, इन दोनों की रिहाई मोदी सरकार के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। स्टैन स्वामी, जिन्होंने जेल के अंदर दम तोड़ दिया, यह एक करारा तमाचा है इस सरकार के मुंह पर। कब तक आप इन चीजों से मुंह मोड़ते रहेंगे? आप प्रेस की आजादी को लेकर, देश में लोकतंत्र की गिरती स्थिति को लेकर दुनिया को बेशक यह कहें कि आप हमें नसीहत ना दें, मगर कितने शर्म की बात है कि इस तरह के सवालात 2014 से पहले कभी भी किसी भी भारत सरकार के नुमाइंदे से नहीं किए जाते थे। आज एक व्यक्ति के महिमा मंडन में हमने इस देश के लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचल दिया है। कुछ और तथ्य हैं जिनके जवाब देने होंगे, जिनके जवाब इस सरकार के पास नहीं है और रुचिका कंबोज के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। यह ना भूलें, मीडिया संस्थानों पर रेड, वहां पर पत्रकार यही तो सवाल पूछ रहे हैं प्रेस की आजादी को लेकर। न्यूज क्लिक पर रेड, क्विंट पर रेड, HW न्यूज पर रेड, वायर पर दबिश, NDTV पर रेड। अब NDTV पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी का कब्जा होने वाला है। इसलिए प्रेस की आजादी एक पूरी तरह से छलावा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि रवीश कुमार ने NDTV से इस्तीफा दे दिया है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इनके एक सांसद निशिकांत दुबे किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर रवीश का नाम लिए बगैर ये सज्जन क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। झूठ की मशीन कुमार का करियर खत्म हो गया है, इस्तीफा हो गया है। गॉस्पेल कुमार, उसके चंपुओं और उसके चम्मच समर्थकों के लिए मेरी स्टोरी उस कॉलेज की जो दूसरे लोकसभा में है, दूसरी स्टोरी बच्चों की जो 18-19 वर्ष के हैं। दुख की इस घड़ी जो 2014 से शुरू हुई थी, उसके खत्म होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। यह भाषा है भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की, और ये यहां नहीं रुकता है दोस्तों। आगे ये भी कहता है कि जल्द हम ऐसे कानून लाएंगे जिससे YouTube पर हम सख्ती कर सकें। पहले तो ये लोग जश्न मना रहे हैं इस बात को लेकर कि रवीश कुमार ने NDTV को छोड़ दिया। अब रवीश कुमार ने YouTube में अपनी जड़ें जमा ली हैं।
ये इतने कमजोर, इतने बौखलाए हुए, इतने असुरक्षित हैं कि अब कह रहे हैं कि हम यूट्यूब पर दबिश डालेंगे। हालांकि मेरी दोस्त रोहिणी सिंह ने बहुत करारा जवाब दिया है निशिकांत दुबे को, और मैं चाहूंगा आप इस पर गौर करें। रोहिणी क्या कहती हैं? करियर खत्म होने की मशीन का नाम है निशिकांत दुबे, क्योंकि निशिकांत दुबे ने रवीश कुमार पर तंज किया था ना कि करियर खत्म हो गया है। रोहिणी पलटकर बोल रही हैं, करियर खत्म होने की मशीन का नाम है निशिकांत दुबे। जिसके साथ आए उसकी लुटिया डुबो दी। मिसाल के तौर पर उमा भारती, गोविंदाचार्य, प्रमोद महाजन, रुईया बंधु, संजय चंद्रा, रघुबर दास, जेटली, नितिन गडकरी, आलोक वर्मा, और यह लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर पत्रकार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय नुमाइंदे से प्रेस की आजादी पर सवाल कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? एक तरफ तो मुख्य धारा की मीडिया पर पूरा कब्जा, और जो पत्रकार सवाल कर रहे हैं उन्हें परेशान करना। मैं आपको मीडिया की मिसाल दे चुका हूं किस तरह से मीडिया संस्थानों पर रेड मारी गई। अब ये देखिए निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। कुकुर मुत्ते की तरह बिना किसी कानूनी प्रावधान के ब्लॉक से लेकर राजधानी तक उग आए यूट्यूब चैनल के लिए जल्द ही कानून बनाने के लिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने मेरे प्रश्न पर आश्वासन दिया है। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। इस आदमी को कितनी मिर्ची लग गई है दोस्तों। रवीश कुमार के बारे में अनाप शनाप तुम बोल रहे हो, और अब जब यूट्यूब में सही मायने में पत्रकारिता हो रही है तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या हालत हो गई है प्रेस की आजादी को लेकर, और इस बात का कोई जवाब नहीं है दोस्तों इनके पास। प्रेस की आजादी और लोकतंत्र की गिरती सेहत पर सवाल क्यों किए जा रहे हैं, उसके लिए कुछ चेहरों पर आपको गौर करना पड़ेगा। संजय राउत, सत्येंद्र जैन, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, इन सब में समानता यह है कि ये विपक्ष के नेता हैं और ईडी की दबिश के चलते ये अब तक जेल में है। उमर खालिद, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट, पिछले 2 साल से ज्यादा ये जेल में बंद है आतंकवाद की धाराओं में। इसलिए हमारा अगला सवाल, जो भारत को लोकतंत्र और प्रेस की आजादी पर आईना दिखा रहा है, विपक्ष पर जांच एजेंसियों की दबिश। जी हां, जहां आप मीडिया संस्थानों पर रेड मारते हैं वहीं विपक्ष के नेताओं पर इस तरह से दबिश डाली जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत रुस्वा हो रहा है। भारत को इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और इंटरनेशनल पत्रकार आईना दिखा रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, रेडियो रवांडा बना गोदी मीडिया। हमारे यहां मीडिया है, मगर वो मीडिया आपराधिक प्रवृत्ति का है। वो मीडिया इस तरह के कचरा डिबेट्स चलाता है, इस तरह के जहरीली डिबेट्स चलाता है, और उसका किरदार 90 के दशक का रेडियो रवांडा है। वो रेडियो रवांडा जो 90 के दशक में कुछ ऐसे एंकर्स, कुछ ऐसे अनाउंसर्स को बिठा देता था जो शराब के नशे में वहां की माइनॉरिटीज को गालियां दिया करते थे। नतीजा यह हुआ कि वहां पर बड़े पैमाने पर एक नरसंहार हुआ। हमारा मीडिया इस रेडियो रवांडा से कम नहीं है जो समाज में बर्बादी की आग लगा रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। भारत में लोकतंत्र पर सवाल क्यों किए जा रहे हैं, उसके लिए आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहस चल रही है। जी हां, वो चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीके से, सुचारू ढंग से चुनाव हों, मगर उस चुनाव आयोग पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिरह चल रही है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे चुनाव आयोग के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बेबाक बनिए, कठपुतली मत बनिए। यह भी कहा कि कल को प्रधानमंत्री पर आरोप हैं तो क्या आप उन पर कार्रवाई कर पाएंगे। उन्हें टी.एन. शेषन की याद दिलाई गई जो एक जमाने में मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। आज हमारा चुनाव आयोग कटघरे में है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पेगासस, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पेगासस का इस्तेमाल किया गया? मोदी सरकार ने अभी तक इसे खारिज नहीं किया। एक लोकतंत्र में आप विपक्ष के नेताओं पर पेगासस इस्तेमाल करते हैं, पत्रकारों पर पेगासस का इस्तेमाल करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर पेगासस का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव आयुक्त पर पेगासस का इस्तेमाल करते हैं, अपने मंत्रियों पर
पेगासस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारे लोकतंत्र, हमारी प्रेस की आजादी पर तो सवाल होगा ही ना। हम कब तक इससे मुंह मोड़ेंगे? और अंत में लोकतंत्र के अंदर एक सरकार जवाबदेह होती है। यह ना भूलें, जब हम सबको वैक्सीन लगाए गए थे तो बार बार हमसे कहा गया था कि प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करें। भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ पोस्टर्स चिपकाने के लिए 4 या 5 राज्यों में 18 करोड़ रुपए खर्च दिए थे। आप एयरपोर्ट में नहीं घुस सकते थे बगैर वैक्सीनेशन के। आप मॉल्स में नहीं घुस सकते थे बगैर वैक्सीन के। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहे हैं? ये खबर मैंने की थी। सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाना कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अगर वैक्सीन से कुछ गड़बड़ हो जाती है, यानी कि किसी की मौत हो जाती है, तो उसका जिम्मा मोदी सरकार के कंधों पर नहीं, क्योंकि यह वैक्सीन किसी तीसरी पार्टी ने बनाई है। इस तरह की बातें एक सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रही है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। कोई मीडिया ये मुद्दे आपके सामने नहीं लाएगा दोस्तों। मैंने आज एक बार फिर यह मुद्दा आपके सामने उठाया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद कुछ नफरती चिंटू ये कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो बेइज्जती हो रही है, अभिसार शर्मा उस बेइज्जती का प्रचार प्रसार कर रहा है। मेरी आप सबसे अपील, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपनी गर्दन को दफन मत कीजिए। खतरा नहीं टल जाएगा, खतरा फिर भी बदस्तूर बना हुआ है। इस देश के अंदर अंधभक्तों और मीडिया की हालत शुतुरमुर्ग की तरह हो गई है। जैसे लगता है कि रेत में अपना सिर दफन करके समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या का समाधान नहीं होगा। एक सरकार जिसकी आप जवाबदेही नहीं तय कर सकते, एक सरकार जो अदालत के अंदर यह प्रमाणित करती है कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, एक सरकार जो अपनी जनता से झूठ बोलती है, उसके मन में लोकतंत्र के लिए थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।